नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के कई राज्यों में विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा दो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसी चुनाव को लेकर के नारेबाजी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे हैं, तो एक तरफ एक हैं तो सेफ हैं, तमाम तरह के नारेबाजी चल रही है। और इसके साथ साथ अब जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक तरीके से दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को कुर्सी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि ये सब कुछ दिल्ली में तय हो गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही इस तरीके की बातें कही जा रही है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कभी भी कुर्सी छोड़ सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरीके का दावा किया था, भविष्यवाणी की थी, और अब जो है अखिलेश यादव इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर के हमेशा से ये दावा किया जाता रहा है कि वो कभी भी कुर्सी छोड़ सकते हैं, तो आखिर ये दावा किस आधार पर किया जाता है? दरअसल ये एक मुद्दा है राजनीति में। सभी लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि हर आदमी चाहता है कि एक दूसरे को कुचल के या एक दूसरे को साइडलाइन करके या एक दूसरे को डिफीट करके या हरा के या अपनी रणनीति में उसको फंसा के वो आगे बढ़ता है। ऐसा सभी के साथ हुआ है। आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी फेहरिस्त है। जैसे प्रवीण तोगड़िया को ले लीजिए, संजय जोशी को ले लीजिए, काफी लोगों को उन्होंने पीछे किया, या उस वक्त के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री गुजरात के थे उनको भी साइडलाइन किया। काफी चीजें जाल बिछाने के बाद जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक वैसे ही अगर राजनीति का ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेगेटिव पक्ष है कि जो बड़े पद पे चला जाता है तो वो अब नीचे वालों को, ऐसे लोगों को या ऐसे दरबारियों को लेके आता है जिनसे उसको खतरा ना हो। या ये जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है, हम लोग अमूमन देखते हैं कि जो है कोई कंपनी में कोई बॉस गया है तो वैसे ही लोगों को लेके आता है कि वो उसकी चरण वंदना और ऐसे लोग। इसके 2-3 उदाहरण हैं। आप देख लीजिए कि वसुंधरा राजे राजस्थान में इसलिए हटाई गई क्योंकि वो जो है मोदी के इक्वल थी, मोदी को लगता था कि उनसे खतरा है, इसलिए शिवराज को हटाया गया कि वो जो है काफी ताकतवर बनते जा रहे हैं। तो ऐसे आप देख लीजिए भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान में आए हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश में है। उनकी क्या हैसियत है, वो क्या है, वो बोलते क्या हैं, उनको मालूम नहीं। रोज आए दिन जो है विपक्ष के नेता और कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी कलम से ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखा है ये बात कि वो दोनों लोग दिल्ली आते हैं, फिर यहाँ से समन्वय होता है, अमित शाह के यहाँ से सारी बातें समझाई जाती हैं और फिर वहां भेज दिया। इसके साथ साथ एक और भी चीज है जिससे जो है मोदी और अमित शाह जो कमांड करते हैं वो ये है कि केंद्र सरकार से अच्छे जो है तेज तरार स्वामी भक्त आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों को कैबिनेट सचिव बना के स्टेट में भेज दिया था। जैसे अभी जो है एक बहुत खास अधिकारी मोदी जी का और अमित शाह जी का खास अधिकारी जो है भोपाल भेजा गया है, जब उसके अंदर में वो सारी चीज, तो उसी तरह से ये चीजें हुई। और ये विवाद जो है काफी जो है जब 2017 से सरकार आई योगी आदित्यनाथ की, तब से ये चला आ रहा था। लेकिन एक होता है ना कि जब आदमी स्ट्रांग होने लगता है तो वो इन चीजों से हटने लगता है, और जिस दिन से उन्होंने दिल्ली की तरफ देखना छोड़ दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है अब जो है तकरार होने लगी है। अब तकरार होने लगी है तो फिर कुल मिलाकर के अमीन जी ये भी कह सकते हैं कि एक जो बीजेपी के अंदर गुजरात लॉबी की जो बात होती है, तो उस गुजरात लॉबी को लेकर के ये भी कहा जाता है कि वो जो है वही बीजेपी है अभी फिलहाल जो वर्तमान में। लेकिन इसके साथ साथ आपने जैसा कि बहुत ही तार्किक चीजों का आपने यहाँ पे एक हिंट दिया है कि राजस्थान में किस तरीके से नए चेहरे को उतारा जाता है, पुराने चेहरों को साइडलाइन कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी एक नया चेहरा उतार करके सीएम बना दिया जाता है। अब वही काम जो है यूपी में भी किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आपने ये तर्क दिया कि जो लोकप्रियता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक गुजरात लॉबी को जो है वो एक डर है कि अगर इनकी लोकप्रियता ज्यादा हो गई तो फिर जो है हमारा नुकसान होगा। तो इस वजह से इससे क्या होता है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। एक तरीके से ये भी वाहवाही हो जाती है
कि देखिए बीजेपी के अंदर नए चेहरों को भी मौका मिलता है, यहां तक कि उन्हें सीएम बनाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे दूसरी वजह यह है कि कहीं ना कहीं उन पुराने चेहरों को हटाने के पीछे रीजन यह है कि वो कहीं ना कहीं एक जो शीर्ष नेतृत्व है, और खास करके गुजरात लॉबी की जो हम बात करते हैं, तो वो डर जाती है कि आने वाले समय में ये इसकी लोकप्रियता कहीं हमसे ज्यादा ना हो जाए, या फिर ये कहीं कंट्रोल ना करने लगे। इस वजह से इनको साइडलाइन करो, एक नए चेहरे उतारो, वाहवाही भी होगी। तो लेकिन अभी वो जो यूपी में करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कंधों पे आरएसएस का हाथ है, और सीधा आरएसएस भी उनके बटेंगे तो कटेंगे नारे को प्रमोट कर रही है, उनको आगे लेकर के बढ़ रही है। तो क्या ये इस वजह से भी जो है गुजरात लॉबी, मैं बार बार कहूंगा कि वो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप ये देखिए कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से समीक्षा बैठक हुई, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सूत्रों के हवाले से बयान पे बयान आने लगे इधर। उसके बाद से केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक या और भी जो अध्यक्ष हैं और ऐसे नेता हैं, उनके बयान देखिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते थे, कहीं बड़े फंक्शन होते थे उसमें केशव मौर्य नहीं जाते थे। कई ऐसे ट्वीट किए, कई ऐसे रिएक्शन हुए कि पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है स्टेज पे जा रहे हैं, तब तक ब्रजेश पाठक और ये चीज। इसका एक छोटा सा उदाहरण जो है 2-3 हफ्ते पहले आया, और उस पर जो है एक यूट्यूब के वरिष्ठ पत्रकार ने उस पर, प्रदीप सिंह ने बड़ी तीखी टिप्पणी की थी, और उन्होंने कहा था कि जो है प्रयागराज में जो है जब पत्रकारों ने ब्रजेश पाठक से पूछा कि ये बताइए कि जो है क्या कहते हैं कि हरियाणा में किसकी वजह से जीत हुई है, क्या इसमें योगी का योगदान है, तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें उन्होंने बिना नाम लिए ये सीधे तौर से कहा कि नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा जो है कैंपेन था, हम लोग वहां पे जम के मेहनत किए थे और उसकी वजह से वहां बीजेपी जीती। जबकि प्रदीप सिंह का ये तर्क था कि कम से कम आप ये भी कह सकते थे या ये भी श्रेय दे सकते थे कि योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पे काम किया है। नहीं, तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी जो है गोलबंदी है। अब गोलबंदी का वो क्या कारण है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि वो दिखने के लिए भले ही कैमरे पे या लोगों के कि हमारे और इनके बीच में कोई तनाव नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल सही बात है। और वो खाई आमतौर पर कई मौकों पर दिख भी जाता है, जैसा कि आपने कुछ उदाहरण भी दिए। लेकिन बस सवाल वही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर के जो हमेशा से एक चर्चा का विषय बना रहा है कि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है, तब जाने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो यूपी में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के सिर पर मढ़ दिया गया कि उनकी वजह से ही ये सब कुछ मतलब नुकसान हुआ है बीजेपी को। और उसी वक्त से एक बीजेपी में अलग अलग लॉबी बनी हुई हैं जो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। और वही सारी चीज़ों को देख करके विपक्ष ये दावा करता है कि अब नहीं तो तब वो कुर्सी को छोड़ ही देंगे। और शायद इसी वजह से हो सकता है कि अखिलेश यादव ने भी ये दावा किया हो, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी ये दावा किया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द कुर्सी छोड़ने वाले हैं, और अब अखिलेश यादव ने वही बात कही है, रिपीट किया है। तो आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप दर्शकों को क्या लगता है कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है? कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र चुनाव के बाद वो कुर्सी छोड़ देंगे, या फिर छुड़ा दिए जाएंगे, या फिर किसी भी तरीके से जो है वो नाक की लड़ाई जो बनी हुई है, और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एकदम एक कड़े तेवर के साथ वो आ रहे हैं और तमाम तरह के जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा दे रहे हैं, तो इसके पीछे एक क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का डर है, वो इसलिए इस चुनाव में को अपनी नाक की लड़ाई उन्होंने बना ली है और किसी भी हाल में वो जीत हासिल करना चाहते हैं? आप दर्शकों को क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।